जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपके कमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि आपको जो है इससे मदद मिल रही है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, जो क्या थी, तरंग गति। हमने पिछली क्लास में देखो क्या देखा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में तरंग गति टॉपिक पढ़ा था। तरंग गति में हमने देखा था तरंग गति जो है क्या होती है, ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त होती है। तरंगों के माध्यम से ही ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती है या जाती है। फिर हमने इसके साथ ये देखा कि ये जो है, जो तरंग होती हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने यांत्रिक तरंगों को देखा और अयांत्रिक को देखा। हमने यांत्रिक को देखा था, मैकेनिकल वेव्स को, यांत्रिक को देखा था। और दूसरा क्या देखा था, हमने अयांत्रिक तरंगों को देखा था। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये दो महत्वपूर्ण तरंगों को हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य देखा था। हमने दोनों तरंगों को देखा था। ये बताया था कि कैसे ये माध्यम के कण के लंबवत चलती है और कैसे ये माध्यम के कण के समानांतर चलती है। फिर हमने जो है अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखा था। बहुत महत्वपूर्ण तरंगे हैं मित्रों। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहां हमने देखा था यांत्रिक तरंगों में कि इनके लिए किसी भी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन ये किसी माध्यम में ही चल सकती है। और यहाँ हमने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगों को कि इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा टॉपिक यही था। कुछ चीज़ें बची थी, इसलिए इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइन इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी बता दी। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम देख रहे थे। इसमें प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब कौन सी तरंगे हैं दोस्तों? ये ऐसी तरंगे हैं जिनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। कल हमने एक उदाहरण के रूप में सूर्य के प्रकाश को भी अच्छे से देखा था कि किस तरह वो निर्वात में ट्रेवल करता है। आइए दोस्तों, हम ये देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वहां से सवाल पूछता है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए मित्रों, जरूरी है। कुछ हम डिस्कस करेंगे ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी खोज किसने की और किस तरह उनका उपयोग होता है। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। हमें देखना है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। हम क्या देखेंगे? प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको देखना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं तरंगे, यहाँ लिखते हैं तरंगे। यहाँ होंगे इनको खोज करने वाले कर्ता के नाम, खोजकर्ता, और यहाँ होगा इनका उपयोग।
एक चार्ट बनाते हैं हम। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे गामा तरंगे। गामा तरंगे, गामा तरंगे क्या है दोस्तों? इनको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, गामा रेज। इनका सूत्र ये है, इनका संकेत चिन्ह ये है। गामा तरंगों की खोज किसने की? इनका जो खोज करता है उनका नाम है बैकुरल। बैकुरल ने गामा तरंगों की सर्वप्रथम खोज की। देखिए, गामा तरंगों की वेधन जो क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक, ये आपको याद रखना है कि ये सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? गामा तरंगे। ठीक है। अच्छा, इनका इस्तेमाल किस में होता है दोस्तों? नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया में इस्तेमाल होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें होता है। कृत्रिम रेडियो धर्मिता में। जैसे आपको पता होगा कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम। लेकिन अगर कुछ तत्वों को हमको कृत्रिम रूप से रेडियोधर्मी बनाना है या रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न करना है तो उस प्रक्रिया में इस जो है तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता की प्रोसेस में इस तरंग के माध्यम से उस पर रेडियोधर्मिता का गुण लाया जाता है। तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका प्रयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चूंकि इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है तो इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये हो गई आपकी कौन सी तरंग? गामा तरंग। आइए दूसरी तरंग देखते हैं दोस्तों, जो है एक्स रेज। एक्स रे, इसको कहते हैं एक्स रेज। एक्सरे का प्रयोग किया था सबसे पहले रोंजन ने। रोंटजन भी कहते हैं, रोंजन भी कहते हैं। इनके खोजकर्ता कौन थे? रोंजन थे। अब ये आपको पता होगा कि ये सबसे ज्यादा इसका शब्द आपने सुना होगा कहाँ? मेडिकल इमरजेंसीज में या मेडिकल एक्टिविटीज में। मेडिकल एक्टिविटीज में आपने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सुना होगा। तो चिकित्सा में, चिकित्सा और औद्योगिक कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। एक्सरे सबसे ज्यादा मेडिकल एक्टिविटीज में प्रयोग की जाती है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में प्रयोग की जाती है। ये हो गई महत्वपूर्ण, ये किरण है, महत्वपूर्ण तरंग है, इसलिए इसको याद रखिएगा। रोंटजन या रोंजन ने इसका पता लगाया था। चिकित्सा और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगली किरण हम देखेंगे, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण, जिसको हम कहेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरण को हम क्या कहेंगे? यूवी कहते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। आपको पता है कि जो ओजोन परत होती है इसी किरण से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो ये परत, ये किरण जो है या ये तरंग हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर या बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पेड़ पौधों के लिए भी ये बहुत हानिकारक है, समस्त जीवधारियों के लिए हानिकारक है। तो उससे इसी किरण से हमारी सुरक्षा करती यही होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखिए, इसका पता किसने लगाया था दोस्तों? रिटर ने इसका पता लगाया था। किसने पता लगाया था? इसका पता लगाया था रिटर ने। रिटर, वैज्ञानिक का नाम क्या है? रिटर है। और ये सिकाई करने के लिए, जैसे जो सिंकाई की जाती है, सिंकाई करने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी चीज की सिंकाई करना हो, मेडिकल में भी ऐसी जरूरत पड़ती है, तो सिंकाई करने
या प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए और सारी रेस देखिए। अगली रेस क्या है दोस्तों? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण को हम क्या कहते हैं? विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? दृश्य विकिरण कहते हैं। न्यूटन ने इसका पता लगाया था, न्यूटन ने इसका पता लगाया था। दृश्य विकिरण क्या है दोस्तों? देखिए प्रकाशिक ऊर्जा के बहुत सारे अपने प्रयोग अपने काम हैं। अब जैसे आपने देखा कि प्रकाशीय में जो है क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेस भी निकलती हैं। दृश्य विकिरण भी प्रकाशीय किरण का ही एक जो है तरंग है। अब देखिए दृश्य विकिरण क्या होता है? हमको जो वस्तुएं दिखती हैं, अपनी आंखों से जो वस्तुएं दिखती हैं, ये संभव हो पाता है दृश्य विकिरण या विजिबल रेडिएशन की वजह से। उन वस्तुओं पर जब ये दृश्य विकिरण पड़ता है तो वो किरणें परावर्तित होकर हमारे आंखों पे पड़ती हैं और हमारी रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती हैं। उन्हीं प्रतिबिंब की वजह से क्या होता है, हम चीजों को देख पाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए और कुछ किरणों के बारे में बात कर लेते हैं। इनका हाँ, इनसे क्या होता है? इन किरणों के माध्यम से, इन किरणों के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देखना इन्हीं किरणों के माध्यम से संभव हो पाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। आइए कुछ और किरणों की बात कर ली जाए दोस्तों, और कुछ किरणों की बात कर ली जाए। यहाँ पर है तरंगे या किरणें, तरंगे यहाँ है खोजकर्ता। अब आइए अवरक्त विकिरण को देखते हैं। अवरक्त विकिरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अवरक्त विकिरण, विकिरण जिसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। अवरक्त विकिरण को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। इनको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं अवरक्त विकिरण क्या होती है। मान लीजिए आप किसी पिंड को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। मान लीजिए लोहे का एक गोला है, कल्पना करिए कि आपने उसको आग में खूब तपा दिया, आपने उसको खूब गर्म कर दिया। इसके बाद आपने उसे बाहर निकाल लिया, किसी स्थान पर रख दिया, आप उसके पास खड़े हैं, दूर से हाथ उसके पास ले जाइए, आपको एक गर्मी का एहसास होगा, आपको उसकी गर्मी का दूर से ही एहसास होगा। तो जो उस पिंड से गर्मी निकल रही, रिलीज हो रही है, या जो ऊष्मा या ऊर्जा निकल रही है, जो आपको महसूस हो रही है, इसी को क्या कहते हैं? अवरक्त विकिरण। मतलब ये दृश्य नहीं होती, लेकिन ये हमें महसूस होती है गर्मी के रूप में। तो कहने का मतलब इंफ्रारेड इसी किरण को कहते हैं। इंफ्रारेड अवरक्त किरण जो है इसी को कहते हैं। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शेल ने। हर्शेल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवरक्त किरणों की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण तरंग है। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। अब देखिए ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? किसके लिए इस्तेमाल होती है? ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण है ये। ऊष्मीय विकिरण एक क्या है? ऊष्मीय विकिरण, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। ऊष्मीय विकिरण, किसी चीज का ताप बढ़ाना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण भी है। अब देखिए कोहरे में अगर फोटोग्राफी करनी हो, कोहरे में अगर, कोहरे में
फोटोग्राफी करनी हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में, रोगियों की सिकाई करने में। आपको पता है दोस्तों, आप जो टीवी देखते हैं उसको हम रिमोट से संचालित करते हैं, तो रिमोट किस तरंग के माध्यम से ऑपरेट करता है? जो आप चैनल बदलते हैं रिमोट के माध्यम से, यही तरंग इस्तेमाल होती है, अवरक्त तरंग। मतलब टीवी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में भी अवरक्त या इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा, ये चीजें क्या है, महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उष्मीय विकिरण कौन सी तरंग है? उष्मीय विकिरण तो क्या है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग प्रयोग होती है? तो कौन सी तरंग प्रयोग होती है दोस्तों? इंफ्रारेड या आपकी अवरक्त विकिरण। याद रखिएगा, सबका अपना अपना एक प्रयोग है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, आइए कुछ और तरंगों के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और तरंगों के बारे में, जैसे लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगों को हम शॉर्ट रेडियो वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट रेडियो वेव्स। शॉर्ट रेडियो वेव्स को हम लघु तरंगे कहते हैं। हेनरिक हर्ट्ज इसके आविष्कारक थे। हेनरी हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज इसके आविष्कारक थे। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आपको पता है कि रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में, चूंकि ये रेडियो तरंगे हैं, रेडियो, टेलीविजन, रेडियो में, टेलीविजन में, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टेलीफोन भी होता है तो यही तरंगे इस्तेमाल होते हैं टेलीफोन में भी। टेलीफोन से जो हम संचार सुविधाएं लेते हैं, जो तरंगे जो है प्रयोग की जाती हैं इसके नेटवर्क के लिए, वो कौन सी तरंगे होती हैं? लघु रेडियो तरंगे या शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरी आ जाएगी इसी के साथ, दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे या इसको कहेंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स। लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसकी खोज मार्कोनी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी दोस्तों। और ये जो है टेलीविजन और रेडियो में प्रयुक्त होती है। टेलीविजन और रेडियो में इन्हीं तरंगों का प्रयोग होता है। मतलब रेडियो, टेलीविजन में शॉर्ट वेव्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, लॉन्ग वेव्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। दोनों तरह की रेडियो तरंगे टेलीविजन और रेडियो में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरंगे हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनके खोजकर्ता के बारे में, किन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया या आविष्कार किया, और उनके जो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जिसके लिए जानी जाती हैं, उसके लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ये चीज हमने देख ली, महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये थी हमारी महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे तरंग गति के बारे में। अब एक नया टॉपिक पढ़ा जाएगा। नया टॉपिक हमारा क्या है? तरंग गति। तरंग गति क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे तरंग गति क्या है। जैसे तालाब के किनारे आप खड़े हैं, आप तालाब में एक टुकड़ा फेंकते हैं। तालाब में, ये तालाब है, तालाब में एक टुकड़ा आपने फेंका।
यहाँ पर एक टुकड़ा आपने फेंक दिया। जैसे ही आप टुकड़ा फेंकते हैं आप देखते हैं ऐसे करके जो है सबसे पहले तो वहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा जहां पर टुकड़ा गिरेगा। उसके बाद उसके किनारे ऐसे गोलाई में धीरे धीरे आपको विक्षोभ फैलता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर तो एक डिस्टरबेंस, विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, यहाँ पर एक विक्षोभ पैदा हो जाएगा, विक्षोभ, जिसको हम क्या कहेंगे, डिस्टरबेंस। यहाँ पर एक डिस्टरबेंस आपने क्रिएट कर दिया, विक्षोभ पैदा किया। इसके बाद क्या होगा, ये विक्षोभ धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और इस माध्यम के कण, किस माध्यम के, जिसमें आपने फेंका है, द्रव है, द्रव में जल है। ठीक है, तो इस जल में, इस जल के माध्यम में वो पत्थर का टुकड़ा गिरा है, तो जल के माध्यम, जल माध्यम के कण जो होते हैं ये वहीं कंपन करते रहते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं और ये जो विक्षोभ होता है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो विक्षोभ, इसी विक्षोभ को जो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। इसी विक्षोभ को आगे बढ़ने को हम क्या कहते हैं, तरंग गति। आपको क्लियर हुआ, उदाहरण से आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि तरंग गति किसे कहते हैं। तो कुल मिला के तरंग गति क्या है कि जब आप किसी माध्यम में किसी तरह से विक्षोभ पैदा कर देते हैं तो माध्यम के कण क्या करते हैं, दोलन करना शुरू कर देते हैं। वो दोलन करेंगे, माध्यम के कण ऊपर नीचे दोलन करेंगे और ये विक्षोभ क्रमिक रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा, क्रमिक रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा और यही विक्षोभ क्या है, तरंग गति को दर्शाता है। क्लियर हुआ? चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों तरंग गति क्या है। अब देखिए तरंग गति तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, यह विक्षोभ क्या होता है, आगे बढ़ जाता है और जैसा कि आपको पता है कि माध्यम के कण जो है क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, तरंग गति आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं तरंग गति के साथ साथ और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जब सारे आप पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो एक एक चीज करके आप देखिए क्या कहते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको आयाम के बारे में। आयाम को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आयाम क्या होता है दोस्तों, आयाम क्या होता है दोस्तों, दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु। एम्पलीट्यूड को हमको समझना है, अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन जितना करे, अपनी माध्य स्थिति से जितना महत्तम विस्थापन करे उसे दोलन का क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे। जैसे एक फिगर बनाता हूं मैं, उसी में आपको सब कुछ समझाते हैं। जैसे ये देखिए, जो भी टर्म्स आप समझेंगे किसी टर्म्स में समझेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। अब ये कह रहा है क्या है, आयाम क्या है, दोलन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम, ये हो गई इसकी माध्य स्थिति। महत्तम का मतलब ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये दोलन करने वाला कण है। ये कण क्या है, दोलन करने वाला कण है। अब मान लीजिए इसने दोलन किया, ये यहां गया फिर यहां गया, ये इसकी क्या हो गई, माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति। कहां तक गया, यहां तक ही गया ज्यादा से ज्यादा, ये उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो महत्तम स्थिति है यही क्या है, एम्पलीट्यूड। माध्यम का कण या कोई भी कण दोलन करते समय अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक से अधिक महत्तम दूरी तय करता है
यही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है या आयाम होता है। ठीक है, दोलन का आयाम होता है दोलन करने वाली वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जो महत्तम विस्थापन, ज्यादा से ज्यादा जो विस्थापन तय करती है उसे दोलन का आयाम कहते हैं। दोलन का आयाम कहते हैं, ये दोलन का आयाम है। तो ये जो ए है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर हुआ। चलिए एक चीज आपको क्लियर हो गई, एम्पलीट्यूड को किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। यहां हमने देखा ए कहाँ है, ए ये है। ठीक है, ये हो गया ए। ऐसे में हम आपको सारे टर्म समझा देंगे। अब ए आपको पता चल गया, मतलब एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया। आइए दूसरी चीज देखते हैं। ये तरंग गति है, ये क्या है, ये देखिए तरंग आगे बढ़ रही है और ये जो है कण क्या है, ऊपर नीचे दोलन कर रहा है। इसको कहेंगे शीर्ष, इसे क्या कहेंगे, गर्भ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए आवर्त काल समझते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि आवर्त काल क्या होता है। आयाम तो आपने देख लिया, आवर्त काल, आवर्त काल जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। आवर्त काल क्या है दोस्तों, माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको, अब देखिए माध्यम का कंपन करता हुआ कण, यही होगा ना। अब देखिए माध्यम का कंपन करता हुआ कण एक दोलन पूरा करने में, मान लीजिए एक दोलन हुआ, एक दोलन हुआ। ठीक है, तो एक दोलन जैसे आपने देखा था सरल लोलक में देखा था, ये मान लीजिए अगर इधर दोलन कर रहा है तो आपने देखा था कि ये इसकी माध्य स्थिति है, इसकी माध्य स्थिति से इधर जाता है, इधर जाता है। तो इधर जाके एक दोलन जब पूरा करता है तो जितना समय लेता है ये क्या कहलाता है, आवर्त काल। ये क्या कहलाता है, आवर्त काल। अब मान लीजिए ये कंपन करते हुए एक दोलन पूरा करता है, कोई कण जितना महत्तम विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड या आयाम। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है वो क्या कहलाता है, आवर्त काल या टाइम पीरियड। क्लियर हुआ, एकदम सरल सरल है। इसी उदाहरण में आप सब समझेंगे, इसी फिगर में। अब देखिए तीसरा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है वेव लेंथ या तरंग दैर्घ्य। उसको भी इसमें हम समझ लेते हैं। तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ, वेव लेंथ। वेव लेंथ को देखते हैं हम। वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वेवलेंथ क्या है, माध्यम के कण, यहां देख रहे हैं माध्यम के कण, माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर मान लीजिए तरंग गति कितना दूरी तय करती है। अब देखिए ये आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, हमने बताया ही है, ये है हमारी तरंग जो आगे बढ़ रही है। अब माध्यम क्या है, माध्यम के कण क्या है, कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं और ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपन कर रहे हैं, और जो तरंग गति की दिशा है इसके लंबवत है या क्षैतिज है, तो ये आगे बढ़ती चली जा रही है। अब मान लीजिए माध्यम के कण ने कंपन किया, एक कंपन किया, एक कंपन कंप्लीट किया, एक कंपन इसने कंप्लीट किया माध्यम के कण ने। मान लीजिए यहां से इसने एक कंपन पूरा किया, ये जो दूरी है
ये जो दूरी है ये है तरंग दैर्घ्य। माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने पर, एक कंपन पूरा करने पर, ये यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, एक कंपन तभी पूरा होगा ना। ये कण यहाँ है, मान लीजिए नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, तो एक कण, एक इसका कंपन पूरा हो गया, एक दोलन इसका पूरा हो गया। अब इस बीच में तरंग यहां से यहां तक ट्रेवल की, ये जो इसकी ट्रेवलिंग है इतनी दूरी, इसी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। इसी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करने के बीच में क्या होती है? तरंग जितनी दूरी तय करती है, जितनी डिस्टेंस वो तय करती है, वही क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है या वेवलेंथ कहलाती है। इसको हम किससे बताते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बोलते हैं इसको, ये लैम्डा का चिन्ह है, इसी से हम तरंग दैर्घ्य को हम निरूपित करते हैं। अब एक चीज और बची रह गई, वो है आवृत्ति। वो है क्या दोस्तों? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं ये क्या है। इसी फिगर में आपको फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब आवृत्ति क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है कि माध्यम का कंपन करता हुआ कण, ये आपका कण है, ये कंपन कर रहा है, ठीक है, ये कण कंपन कर रहा है, चाहे जहां से आप देखें दोलन कर रहा है। तो माध्यम का कंपन करता हुआ कण 1 सेकंड में, एक टाइम लिमिट है, 1 सेकंड में, प्रति एकांत सेकंड में की बात कर रहा है। माध्यम का कंपन करता हुआ कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, 1 सेकंड में वो कई कंपन कर सकता है, तो 1 सेकंड में जितना भी कंपन करेगा उन कंपनों की संख्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। मतलब कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, ये क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो बस तरंग गति से संबंधित जो टर्म्स थे वो सब आपको इस फिगर के माध्यम से हमने समझा भी दिया और उनकी परिभाषा भी बता दी। तो इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझना महत्वपूर्ण है। अलग अलग चीजें, तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अच्छे से आप नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब और कोई सवाल पूछा जाएगा इससे संबंधित तो आप उसको आराम से हल कर पाएंगे। तो तरंग दैर्घ्य का ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और कोई भी समस्या है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।